इस्लामिक कल्चर सीरीज का जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं उसके 5वें वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और ये पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है आप बताने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और मैं फिर दोबारा इस चीज को रिपीट करूंगा, सारा वीडियो अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। दीज वीडियोज आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आई थिंक एज वी हैव डिस्कस्ड कि अलीगढ़ मूवमेंट कितना बड़ा इसका स्कोप था और क्या प्लान था सर सैयद अहमद खान का। तो जैसा कि मुझे लगता है सबको ये चीजें समझ में आ गई हुई, उनका एक प्लान ये था कि जब तक मुस्लिम स्पेशली मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक उनकी तरक्की किसी भी तरह से मुश्किल होगा। उसी के लिए सर सैयद अहमद खान ने यह प्लान किया कि उनको इंग्लैंड का सफर करना चाहिए, वहां जो है कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां देखें और भी जो चीजें वहां पे हैं उसको देखकर फिर वहां इसको यहाँ पे अप्लाई किया जाए और यहाँ पे वैसा सिस्टम बनाया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं सर सैयद अहमद खान की उस पे कि जर्नी टू इंग्लैंड। सर सैयद अहमद खान स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंग्लैंड ऑन अप्रैल 1 और 1869। आपको ये भी जानकर मुझे लगता है कि हैरानी होगी कि सर सैयद अहमद खान हिस्टोरियन ने लिखा है कि सर सैयद अहमद खान के जो लड़के थे उनको जो स्कॉलरशिप मिला था वहां पढ़ने के लिए, और नॉर्थ इंडिया में शायद ही वर्ड लिखा हुआ कि इनके लड़के इनके साहबजादे पहले ऐसे शख्स थे जो बाहर पढ़ने के लिए गए और फिर वहां एक माहौल बना, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने के लिए जाने लगे। तो ये बनारस में थे उस वक्त और यहाँ से ये इंग्लैंड के लिए जाते हैं, ये मुंबई पहुंचते हैं और अगले मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में वो मुंबई वहां इंग्लैंड जो है पहुंच जाते हैं। फिर वहां तकरीबन 1 साल का क्याम रहता है उनका, फिर वापस आते हैं इंडिया में। उसकी पूरी डिटेल्स है कि वहां पे इंग्लैंड में उन्होंने क्या क्या किया, उनको कुछ वहां पे टाइटल्स मिले, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई, बहुत सारी चीजें वहां पे उन्होंने लिखा भी जो कि एक लंबा चौड़ा टॉपिक है और इसके लिए बहुत सारे राइटर्स ने, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, न जाने कितनी किताबें इनके ऊपर लिखी गई हैं। तो ये हमारा बस इतना है कि वहां गए, वापस आए और फिर उसके बाद क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी। फिर उसके बाद एक कमिटी बनाते हैं जिसका नाम है कमिटी फॉर द बेटर डिफ्यूजन एंड एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। और अगर हम इसको उर्दू में बोलें तो उर्दू में है कमिटी ख्वास्तगार तरक्की व तालीम मुसलमानान हिंद। ये था उर्दू में उसका नाम था। और इसका पर्पस क्या था, was to investigate the reasons of that prevented Muslims from taking advantage of the education system established by the government। तो उनका ये प्लान था कि ये उनके वजूहात को तलाशा जाए जिसके वजह से मुस्लिम उस वक्त के अंग्रेजी जो तालीम थे उससे बहुत दूर थे और वो हासिल करना नहीं चाहते थे। फिर उसके बाद एक दूसरी कमेटी का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है एंड ही सेट अप अनदर कमेटी नोन एज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी टू सपोर्ट द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉलेज। अब उनका चूंकि प्लान हो गया था, इंग्लैंड से वापस आ चुके और उसके लिए फिर क्या करना है, जाहिर सी बात है फंडिंग चाहिए होगी और अकेले, मैंने पहले ही बताया, आपको कोई प्लानिंग करनी है तो अकेले ये नहीं कर सकते जब तक कि आपके लोगों का सपोर्ट ना हो। जो अल्लाह ताला का सिस्टम है उसके हिसाब से आपको अच्छी सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और फिर उसके बाद बात ये हुई कि वो कमेटी बना, फिर उसके लिए चंदा, हिस्टोरियन ने लिखा है कि इसके लिए वो अलग अलग जाके लोगों से उन्होंने चंदे मांगे और इसके लिए बहुत सारी चीजें लिखी हुई। सर सैयद अहमद खान उस वक्त स्पेशली मुस्लिम एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा वो फिक्रमंद थे। उसके लिए एक, जैसे हमने पिछले उसमें उनके कंपेनियन नवाब मोहसिनुल मुल्क साहब का तज़किरा किया, वो कहते हैं जब इस कमेटी का कहीं मीटिंग होने वाला था इसी चीज से रिलेटेड तो वो कहीं वापस आ गए और सोने का दोनों जो सर सैयद अहमद खान और नवाब मोहसिनुल मुल्क, इनका सोने का एक ही कमरे में इंतजाम किया गया और रात के 10, 11, 12 बजे तक इस चीज का डिस्कशन हुआ कि कैसे एजुकेशन मुस्लिमों में बढ़ाया जाए, कैसे काम किया जाए। और फिर ये सो गया और ये रात में नवाब मोहसिनुल मुल्क साहब जब रात को 2 बजे उठते हैं तो फिर देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान बाहर कहीं घूम रहे हैं, जो भी उस जगह होगा, और वो ज़ारो कतार रो रहे हैं, बहुत जोर जोर से परेशान है। तो फिर इन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी वजह आ गई, कोई मुसीबत वाली बात आ गई तो फिर बताइए, कोई ऐसी कोई अफसोसनाक खबर आई। तो फिर उन्होंने कहा इससे ज्यादा अफसोस की क्या बात होगी कि मुसलमान बिगड़ चुके हैं और बिगड़ते ही जा रहे हैं, यानी बिल्कुल तालीम और तरक्की उस वक्त जो भी चीजें होनी चाहिए था वो नहीं था। तो हम समझ सकते हैं इन बातों से कि उनके अंदर कितनी फिक्र थी इस चीज को लेकर। और भी जैसे बात जब चंदे की हो रही है तो इनके एक खास दोस्त थे ज़ैनुल आबिदीन, उनसे इन्होंने इस मदरसे के लिए, ये जो भी अभी आएगा डिस्कशन, और या कॉलेज के लिए उन्होंने उनसे चंदे की बात की। तो उन्होंने कहा कि हम तो चंदे की बात सुनते सुनते या देते देते थक गए हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा कि कुछ ऐसे अंदाज में कहा, मियां हम भी कुछ दिनों बाद जो है हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर आपसे चंदा कौन मांगेगा। तो फिर इन बातों पे दोनों की आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने कुछ चंदा वगैरह दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा कुर्बानियों और बहुत ज्यादा परेशानी और जज्बे के साथ इन्होंने एक उसका जो है शुरुआत की और उसका आज असर 100 सालों बाद हम उसका असर देख रहे हैं। न जाने कितनी जिंदगियों में इसका पॉजिटिव असर हुआ, कंट्री के डेवलपमेंट में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में। तो ये सारी चीजें थी। फिर उसके बाद बात जब ये हो गई, जब यहां तक कमेटी बन गई, फंड राइजिंग की कमेटी की बात हो गई, अब उसके बाद क्या होता है
कि अटैच्ड स्कूल का एक इनिशिएशन होता है और वही मदरसतुल उलूम जिसको हम कहते हैं, और वो है मई 24, 1875 को। क्योंकि सर सैयद अहमद खान को आप भी डिटेल्स बहुत ज्यादा मुखालफत और कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा था, बहुत सारी चीजें हुई स्पेशली मुस्लिम की तरफ से, तो उन्होंने एक मदरसा शुरू किया मदरसतुल उलूम, और इंग्लिश वर्जन में उसका अटैच्ड स्कूल का नाम दिया है। फिर उसके बाद आता है आपका, बात आती है जब ये स्कूल इन्होंने मदरसा यहाँ पे कायम कर दिया तो वो रिटायर हो जाते हैं। अभी तक वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और ये रिटायर हो जाते हैं आफ्टर 1 ईयर। सर सैयद अहमद खान रिटायर फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, और ये सर्विस से वहां पे निकलने के बाद अब क्या होता है, पूरा इन्होंने कहा अब मुझे जी जान से कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट में लग जाना, और उसके बाद फाउंडेशन ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और ये आपको फाउंडेशन इसका डाला जाता है 8 जून 1877। एंड ये कौन इसको करते हैं, लेड बाय द वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड एडवर्ड रॉबर्ट लिटन, ये इन्होंने इसका फाउंडेशन इसका रखा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का। और अब बात आती है कि उसके बाद क्या हुआ, क्लासेस कब से स्टार्ट होती हैं उस कॉलेज में। सो क्लासेस हैज बीन स्टार्टेड ऑन जनवरी 1, 1878 से क्लासेस की शुरुआत हो जाती है, और उस वक्त इनिशियली इट हैज ओनली 2 डिपार्टमेंट्स, वन वाज द इंग्लिश डिपार्टमेंट एंड अनदर वाज द ओरिएंटल डिपार्टमेंट, जिसको हम कह सकते हैं अरबी और पर्सियन और रिलीजियस चीजें वहां पे पढ़ाई जाती। क्योंकि सर सैयद अहमद खान का शुरू से यही सोच था कि ब्लेंडेड एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन भी हो और दीनी तालीम भी हो, ताकि हर लिहाज से इंसान जो है एक स्टूडेंट तरक्की हो, जिससे मुल्क का फायदा हो और फिर कम्युनिटी का फायदा हो, लोगों का फायदा हो। फिर 2 डिपार्टमेंट्स हो गए। आगे अब आता है आपका नंबर, ये है एफिलिएशन। उस वक्त जो कॉलेज बना, एफिलिएशन उस वक्त था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, उस वक्त कलकत्ता यूनिवर्सिटी था और अभी भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी है। और फिर उसके बाद 1882 में रिजल्ट आता है बीए का, जिसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होता है। उसके बाद एग्जाम सेंटर जो वो कहाँ था, आगरा कॉलेज, अलीगढ़ के पास ही आगरा है, तो मुझे ख्याल से तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास ही डिस्टेंस है। तो यहाँ उस वक्त बच्चे वहां जाते थे एग्जाम देने, लेकिन जब रिजल्ट आया तो फिर उसको एग्जाम सेंटर की परमिशन मिल गई, और वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो अपने आप में एक जो एग्जाम सेंटर हो गया। फिर उसके बाद क्योंकि सर सैयद अहमद खान बोर्डिंग हाउस, और वो चाहते थे कि हर तरह से बच्चों के अंदर डेवलपमेंट हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, क्रिकेट हो या जो भी उस चीजें की उस वक्त जो भी चीजें हो सकती थी, तो उस वक्त जो है क्रिकेट क्लब का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। और वो कब किया गया, फरवरी 9, 1878 में क्रिकेट क्लब की जो है एस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यूनियन क्लब इनॉग्रेशन in the union club aimed at the improving the speaking skill was formally inaugurated in अगस्त 1884, और इसका जो नाम दिया गया था वो सिडन्स क्लब। अभी आप जाएंगे तो ये यूनियन हॉल अभी भी मौजूद है। जब अलीगढ़ जाएं आप तो ये सारी चीजें ध्यान में रखें, और फिर आप सोचें कि किस मेहनत और किस जज्बे के साथ उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज की शुरुआत की गई थी। तो पहले प्रिंसिपल थे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज H.G. सिडॉन। और जैसा कि हमने पहले भी बात किया था कि बहुत सारे लोग जैसे अल्लामा शिबली नोमानी, ये लोग सब आए, और फिर बाद में वहां उन्होंने पढ़ाया भी 10-15 साल, और फिर वो अपने जमाने के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े स्कॉलर थे। और ये लैंड जो प्रोवाइड किया गया, हम ये सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से मिला होगा, इनमें ज्यादा इनका हेल्प रहा होगा। लैंड प्रोवाइडेड बाय लॉर्ड मुइर, और कुछ नोटेबल टीचर्स जो उस वक्त कॉलेज में थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो नाम याद रखें। मुझे लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जहन में रखना जरूरी है। जैसे वॉल्टर रेले और प्रोफेसर हैरोल्ड एंड ई वैलेस, ये लोग थे जो उस वक्त उन्होंने कॉलेज को ज्वाइन किया, और फिर पढ़ाई हो रही थी। अब अगला पॉइंट है कि स्टूडेंट का स्ट्रेंथ, बीच में ऐसे भी हालात आए कि जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से काबू में नहीं आ रहे थे, लेकिन इसके करने के बाद इस प्रॉब्लम को जो ओवरकम कर लिया गया, और द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलेज एंड अटैच्ड स्कूल वाज 951 इन फरवरी 1909, 1909 आते आते उसमें जो टोटल स्ट्रेंथ हो गया था 951, और 1914 के आसपास टोटल स्टूडेंट्स तकरीबन 1239, 1239 स्टूडेंट हो गए। अब यही वो जमाना था जिस वक्त इंडिया, ये तकरीबन 1920 की आसपास की बात हो रही है, और ये वक्त मुल्क में इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात हो रही थी। और बात आ गई पॉलिटिकल फ्रॉम द टाइम ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। यही वो वक्त था जब खिलाफत मूवमेंट की इंडिया में शुरुआत हो गई थी। अंग्रेजों में गांधी, इंडियन पॉलिटिक्स में, और उस वक्त जो मूवमेंट था गांधी जी आ चुके थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी तक ये जितने भी स्टूडेंट थे या जो भी वहां पढ़ाई, तो अक्सर लोगों का ये सोच था कि ये इंस्टीट्यूशन जो है अंग्रेजों के वफादार हैं, लॉयल हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी कंडीशन चेंज हुई कि वहां पे फिर ऐसे ऐसे अफराद पैदा हुए, ऐसे ऐसे स्टूडेंट वहां पे निकले। जैसे हम बात कर सकते हैं खिलाफत मूवमेंट जो चला है आपका, ये भी सुन लीजिए। खिलाफत मूवमेंट, दिस वॉज अराउंड 1919 से लेकर 1924 तक, जिसमें अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली, और भी जो है क्या बोलते हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये लोग
फिर वहां पे ये बात होती है कि अब हमें जो है ये सारे लोग हमें एमयू को छोड़ देना है, एमयू को छोड़ देना है और हमें अपने बनाए हुए इंस्टीट्यूशन में हमें तालीम हासिल करनी है। और उसी बीच में जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क़याम होता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो स्टूडेंट जो एमए कॉलेज के स्टूडेंट थे और फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत हुई, फिर आगे हम चलेंगे मौलाना महमूदुल हसन, ये भी हमारे सिलेबस में है। ये हजरात तशरीफ लाए और अलीगढ़ में एक कॉलेज की और एक स्कूल की या जो भी करें उसकी बुनियाद रखी जाती है, जिसका नाम है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, और इसकी बुनियाद रखी जाती है 1922 में। फिर यही वो यूनिवर्सिटी है जहां से ऐसे ऐसे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर वहां से निकले जिन्होंने मुल्क की आजादी में बहुत बड़ा रोल किया। जैसे हम बात करें अली ब्रदर्स हो गए, और फिर उसी तरह बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है एमए के जो स्टूडेंट भी रहे, प्लस जो जामिया में उन्होंने वो टीचर भी रहे, फिर वहां के वाइस चांसलर भी रहे, और फिर वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे, बिहार के गवर्नर रहे। तो ऐसी ऐसी शख्सियात यहाँ से हमें जो है मिली हैं इस कॉलेज से। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखना चाहिए, और हम आगे वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।